हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम करेंगे चैप्टर 27 शांति और सुरक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिए कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से उठाए जाते हैं एग्जाम में वो सारे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और इससे पहले मैं 26 तक अच्छे से करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें आपका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ जाता है शांति और सुरक्षा का अर्थ, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है सबसे पहले हमें उसका अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें चैप्टर का मेन जो नाम है उसके बारे में नहीं पता होगा तो समझिए हमारा पढ़ना मतलब बेकार है, कुछ हमने पढ़ाई करी ही नहीं है। तो शांति और सुरक्षा का अर्थ पहले समझ लेते हैं, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शांति है फ्रेंड्स, ये वो शांति नहीं जो हम लोग कहते हैं कि मन की शांति है ना। जैसे कहते हैं कि हाँ आज मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं है, किसी से टकराव की भावना नहीं है, जलन की भावना नहीं है, मेरा मन शांत है। तो ये मानसिक स्थिति नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे शांति का अर्थ है सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना। ठीक है ना, कि समाज में क्या शांति है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब लोग मिलके रह रहे हैं, उनके बीच में संबंध है कि नहीं है, आर्थिक कल्याण का ध्यान दिया जा रहा है, सामाजिक कल्याण का ध्यान दिया जा रहा है समाज में, राष्ट्र में क्या हाल है, समानता को ध्यान में दिया जा रहा है। अगर ये सब कुछ चीज़ हो रही हैं तो समझ लीजिए शांति है। ठीक है ना, तो इसकी ये लैंग्वेज है। अब बाकी ये भी वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का टकराव, ने कहा ना आपके मन में ये नहीं है कि आपको किसी से लड़ना है, किसी से लड़ाई करनी है, कोई उपद्रव नहीं है, किसी के प्रति कोई भावना गलत नहीं है, तो मतलब आपका मन शांत है। ये मानसिक स्थिति नहीं है शांति का अर्थ। वास्तव में देखा जाए, अगर हम दुनिया में देखें तो ऐसी कोई दुनिया नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई संघर्ष ना हो। ठीक है ना, ऐसा संभव है। हर जगह कोई ना कोई ऊंच नीच आपको दिखाई दे जाती है, संघर्ष आपको देखने को मिल जाता है किसी न किसी रूप में, है ना। तो शांति एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। मैंने आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे विकास की बात हो रही है। अगर व्यक्ति का विकास ठीक से हो रहा है, समाज का विकास ठीक से हो रहा है, राष्ट्र का विकास ठीक से हो रहा है तो समझ लीजिए शांति किसी न किसी रूप में विद्यमान है, मतलब है उपस्थित। यह सामंजस्य की स्थिति, बिल्कुल सही बात है। समाज में, राष्ट्र में, व्यक्तियों में आपस में सामंजस्य की भावना होनी चाहिए। इसकी विशेषता क्या है, अगर आप में सामंजस्य मतलब आप मिल मिलाप के रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो आपके जो संबंध हैं वो स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है ना, ये वह अवस्था है जिसका संबंध सामाजिक और आर्थिक कल्याण समानता से। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब शांति एक ऐसी अवस्था है कि आपका सामाजिक आर्थिक कल्याण अच्छे से हो रहा है, सबको समानता के अवसर दिए जा रहे हैं, सबका समान रूप से विकास हो रहा है। ठीक है ना, और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सबके हितों का ध्यान रख रही है। ये नहीं कुछ वर्गों के लोगों का ध्यान रख रही है, कुछ वर्गों के लोगों का ध्यान नहीं रख रही है। समझ गए। अगर ये सब चीज़ें ही आपके साथ होने लग जाएंगी, मतलब समाज में, राष्ट्र में और व्यक्ति के जीवन में, तो समझ लीजिए शांति कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व रूप में है, विद्यमान है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। सुरक्षा, यहाँ पे सुरक्षा का देखो फ्रेंड्स, सुरक्षा का अगर हम व्यक्तिगत रूप में लें तो सुरक्षा होता है सेफ्टी, मतलब अपनी जान की, माल की, हमें हर चीज़ की सुरक्षा चाहिए होता है। आप अपनी ज्वेलरी, पैसे कहाँ रखते हैं, अलमारी के किसी लॉकर में रखते हैं कि क्यों, क्योंकि आपको उन्हें सुरक्षित रूप में रखना है। आप अपने लिए क्या करते हैं, आप अपने लिए सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठीक है ना, तो अपने आप के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, तो हमें अपने आप की सुरक्षा चाहिए होती है किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ पे हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है पूरी संस्थाओं की, क्षेत्र की और राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सुरक्षा स्थापित करनी है। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं या घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं, ताकि जहाँ पे हम अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकें। मंत्री आपने देखे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आपने देखे होंगे जिन्हें हम वीआईपी कहते हैं, उनको कुछ व्यक्तिगत सुरक्षाएँ प्रदान की जाती है, रेड प्लस कमांडो दी जाती है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना होना ही सुरक्षा नहीं कही जाती। अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझेंगे तो यहाँ पे व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व की कुशलता भी इसका अर्थ है। मतलब अगर विश्व में कुशलता है, राष्ट्र ठीक है, क्षेत्र में शांति है, कुशल है, विकास हो रहा है, व्यक्ति का विकास हो रहा है, तो ये सब हमारी क्या है, सुरक्षा के
मतलब उसके प्रकार है, ठीक है ना। सुरक्षा है मतलब, हालांकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का देखा जाए तो बेहद खतरनाक संकटों से बचाव है, ठीक है ना। जो हमारे दिमाग में चलती है सुरक्षा, कि अगर कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर जोन नहीं है तो हम सुरक्षित हैं। यह मानवाधिकारों जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रति खतरों से भी बचाती है, उससे भी संबंधित है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको सुरक्षा और शांति का अर्थ। अब आगे चलते हैं, शांति और सुरक्षा। देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें अगर संबंध पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। अगर व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुरक्षित महसूस करता है तो समझ लीजिए उसके मन में शांत है। यही व्यक्ति के संदर्भ में है, यही राष्ट्र के और यही राज्य के। राज्य का विकास सही से हो रहा है, समाज का विकास सही से हो रहा है, सब में मेल मिलाप की भावना बनी हुई है, ठीक है, और सबकी प्रगति समान रूप से हो रही है, तो मतलब वहाँ पे शांति और सुरक्षा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो चलिए आगे चलते हैं बिना समय गवाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड, तो प्लीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा हर चीज़। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए शांति और सुरक्षा का महत्व, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, इसको स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूँ, शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, लोकतंत्र का विकास ही नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र का आपका पहले तो अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, जिसमें जनता भाग लेती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है, मतलब जनता के लिए ही काम करता है, ये होता है लोकतंत्र। अब क्या है, आपका चुनाव का संचालन होता है, उसके लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए। अगर मान लो शांति नहीं, एग्जाम्पल देती हूँ, आप ये अंडरलाइन किए, मैंने इसी को मैं आपको समझाती हूँ। आप वोट डालने जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, और जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं शांति होती है। मान लो वहाँ पे कोई खतरा आ गया, वहाँ पे गोलियाँ चल गई, तो ऐसे में क्या आप वहाँ पे वोट डालने जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आप सुरक्षित ही नहीं हो, ऐसी जगह में आप जाना पसंद ही नहीं करोगे। तो ऐसे वातावरण में क्या होगा, आप जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले थे देश के हित के लिए, वो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, चुनाव के संचालन के लिए भी शांति इसलिए ज़रूरी है। हिंसा होगी, युद्ध होगा, ऐसे माहौल में विकास की गतिविधियाँ संभव नहीं है, आपका विकास हो ही नहीं सकता, समझ गए। सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र में विकास की अनुपस्थिति में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोकतंत्र चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, ठीक है ना, तो अगर उसमें शांति नहीं है, शांति की मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, जिस जगह में लोकतंत्र मतलब जनता का शासन नहीं है, राजतंत्र है, वहाँ पे शांति की स्थापना होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राजा अपनी इच्छा सब पे थोपेगा, लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आएगी, जलन आएगी, गुस्सा आएगा, राजा के प्रति नीतियाँ बनाएंगे वो कि कैसे हम इसको मतलब नीचे गिराएं, कैसे इसको मारें, समझ रहे हो। तो ये शांति आएगी? नहीं आएगी। जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे शांति है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे शांति की स्थापना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो शांति का पक्ष लेता है, ना कि युद्ध का। युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है ये वाला पॉइंट? किसी क्षेत्र के सभी देशों में यदि लोकतंत्र हो तो क्षेत्रीय शांति की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे आपको शांति जरूर देखने को मिलेगी। जन असंतोष को बढ़ावा देने वाली शर्तों को दूर करने के लिए लोकतंत्र बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करती है। मैंने आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जनता भाग लेती है शासन में, अपना निर्णय लेने में, प्रक्रिया में भाग लेती है, तो समझ लो वहाँ पे लोकतंत्र है। और लोकतंत्र है, जनता का शासन है, तो वहाँ पे शांति है। और विकास भी शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी? ठीक है ना। अगर देखो राष्ट्र है, राष्ट्र विकास कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ये देखता है, विकास का मतलब है कि ये देखना कि उस राष्ट्र की, उस समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, सुनिश्चित करना मतलब हो रही है कि नहीं, पता लगाना। क्योंकि अगर आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो रही है तो समझ लीजिए वहाँ के जीवन की गुणवत्ता अपना आप सुधार आ जाएगा उसमें। ये मतलब जीवन की गुणवत्ता मीन्स लाइफ स्टाइल। आपके पास पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका समाज में अच्छे लोगों से बैठना उठना हो जाएगा। आप पार्लर जा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप जिम जा रहे हैं, आपके पास पैसा है, हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ बैठ रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड आपकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति से पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक?
किसी क्षेत्र के सभी देशों में जब विकास गतिविधियां चलती हैं तो प्रत्येक देश ये सुनिश्चित करता है कि शांति भंग ना हो। समझ गए? अगर कोई देश या क्षेत्र विकास कर रहा है, कुछ गतिविधियां ऐसी कर रहा है जो विकास की ओर हमें ले जा रही है, तो ये भी वो ध्यान रखता है कि इससे शांति भंग तो नहीं हो रही, कहीं विकास पर उसका असर तो नहीं पड़ रहा। तो विकास की पहल देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने में योगदान करती है। विकास का मतलब है शांति भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए उस देश में, और स्थिरता, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि इन चीज़ों को छीन लो और विकास विकास करते चलो। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान में शांति और सुरक्षा। बिल्कुल सही बात है। संविधान के में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप आगे के चैप्टर देखोगे, आगे के चैप्टरों में ये है, तो उसमें शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। ठीक है ना? आपको पता ही है भारत में है संघीय व्यवस्था, मीन्स यहाँ पे ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण ना करने के स्थान पर शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया गया है, मतलब सबको शक्तियाँ बराबर रूप से बांटी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर 18, 19, 20 अगर आपने अच्छे से क्लास लिए ना तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। भारत में संघीय शासन व्यवस्था, यहाँ पे राज्य और केंद्र में शक्तियाँ बराबर बांटी गई हैं और सभी अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, शांति स्थापित करने के लिए, विकास करने के लिए। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं, संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय वो राज्य लेती हैं, जो राज्य के लोगों की सभी आशा और आकांक्षा को पूरा करने की स्थिति में होती है, मतलब लोगों का ध्यान रखते हैं। और स्थानीय सरकारें विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करती है कि जनता भाग ले रही है कि नहीं। सुनिश्चित मीन्स ये देखना कि जनता सहभागिता मीन्स भाग ले रही है या नहीं ले रही है, ये देखना। और सभी ज़रूरतों और आवश्यकताओं का ख्याल रखती है कि नहीं रखती है। कौन? स्थानीय सरकारें। किसकी ज़रूरतें? सरकार की, जनता की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति अपनाई थी। शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा और आतंकवाद का उन्मूलन करने वाले प्रयासों का समर्थन करता है। समझ गए? कौन करता है? शांति करता है कि न्यायोचित आर्थिक विकास हो। न्यायोचित आर्थिक विकास मतलब सबका विकास समान रूप से हो, मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, जो आपको अधिकार दिए गए हैं उनको बढ़ावा देना, ये देखना कोई छीन तो नहीं रहा। आतंकवाद का उन्मूलन मतलब आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो ये सब होना भी शांति के मतलब प्रयास हैं, ये समर्थन करते हैं। ठीक है? कौन करता है समर्थन? शांति करती है कि ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। शांति ये नहीं कि मन की शांति। ठीक है ना? आप क्लियर हो रहा है आपको? तो राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, न्यायोचित आर्थिक विकास और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रति वचनबद्ध है। मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो जो शांति और सुरक्षा है वो ये भी देखते हैं कि देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है, सबको समान अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं है, समानता है कि नहीं है, सामाजिक न्याय सबको मिल रहा है कि नहीं है, पंथ निरपेक्ष, ये सारे वर्ड मैं आपको ना समझा चुकी हूँ। अगर आप पहले के चैप्टर देखोगे ना, सब चीज़ अगर आपने देख ली तो आप बेटर समझ पाओगे कि मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें भी वचनबद्ध में इनको भी पालन करते हैं। यह अपने सभी नागरिकों को सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर देते हैं। ऐसा सुनिश्चित करते हैं, मतलब ऐसा देखते हैं कि समाज में किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, सबको समान रूप से अधिकार दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, सबके हितों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। यदि भेदभाव है समाज में किसी वर्ग में तो मान लीजिए उसके अंदर असंतोष की भावना जन्म लेगी। ठीक है? और असंतोष की भावना जन्म लेगी तो विद्रोह की भावना और राजनीतिक हिंसा की ओर उन्हें ले जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? राष्ट्र की शांति सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। क्लियर है? तो सब चीज़ पॉइंट कहीं ना कहीं एक जगह में जुड़े हुए हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर पाऊँगी। तो अब ये है यहाँ पे शांति और सुरक्षा के लिए खतरे। खतरे क्या क्या होते हैं? खतरे होते हैं, पहला आतंकवाद हो गया आपका, दूसरा विद्रोह हो गया, तीसरा नक्सलवादी आक्रमण हो गए जो होते रहते हैं, नक्सलवादी युद्ध जो होता है। ठीक है ना? तो ये 3 खतरे वैसे पूछा नहीं जाता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि शांति और सुरक्षा के मार्ग में जो खतरे हैं वो क्या हैं। ठीक है ना? अगर पॉइंट्स में पूछा है तो आप बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए आतंकवाद में आप 26/11 की घटना लिख सकते हैं, मुंबई में जो हुई थी, है ना? तो बहुत घिनौनी घटना थी।
बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी उस दौरान, ठीक है ना, जो आक्रमण हुआ था, आतंकवादियों ने घेर लिया था, है ना। तो ये सब घटनाएं हैं, तो आप उनका एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रही, ठीक है ना। तो आतंकवाद जो होता है वो होता है जनता में आतंक मतलब उत्पन्न करना, एक भय की भावना उत्पन्न करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्रोह। विद्रोह क्या होता है? विद्रोह सरकार जैसी गठित एक संस्था के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह होता है। ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी मतलब जैसे कि कोई राज्य है, आपस में मतलब राज्य में लड़ाई हो रही है आंतरिक रूप से, क्यों? कोई राज्य का ही कोई भाग है वो अलग होना चाहता है। आपने देखा ना, राज्य में से राज्य निकलकर एक नया राज्य बन जाता है, तो ये विद्रोह की भावना होती है। जब हम सरकार की नीतियों को या किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अलगाव चाहते हैं उस चीज़ से, मतलब अलग होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। तो आंदोलन चलता रहता है और उसका अंत निकलता है हमें अपनी जो हमारी इच्छा है वो हमें गवर्नमेंट को माननी पड़ जाती है, सरकार को माननी पड़ जाती है, झुकना पड़ जाता है और हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं। तो विद्रोह हम इसीलिए करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नक्सलवादी। नक्सलवादी आंदोलन में बता दूं, इसमें क्या होता है, इसमें इसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। नक्सलवादी क्या होते हैं, ज़्यादातर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सरकारी अधिकारी होते हैं, पुलिस होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों पर जिन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं उन्हीं पे हमला करते हैं। इसमें आम जनता का कोई नुकसान नहीं होता। जैसे किसानों का हक सरकार छीन रही है तो किसान एक होके इकट्ठे होके अपना विद्रोह कर देंगे सरकार के अगेंस्ट, ठीक है ना, सरकार के विरुद्ध। तो इसे कहते हैं नक्सलवादी आंदोलन। जो अपने हितों की रक्षा के लिए उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो एकजुट होकर भाग लेते हैं। आपने अभी तो गुर्जरों का हाल ही में सुना होगा ना, गुर्जरों का विद्रोह, वो ओबीसी कैटेगरी मतलब आरक्षण के लिए कर रहे थे, आरक्षणों के विद्रोह आपने सुने, वो कहीं ना कहीं एक तरह से इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है गुट निरपेक्षता की नीति, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि आप गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ अच्छे से क्लियर करते हैं इसे, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या है? निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में ना रहना, हर गुट से अलग रहना, अपने आप को अलग रखना, उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। समझ में आया ये वर्ड? तो फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में सम्मिलित ना होकर अपने आप को उस गुट से अलग रखने की नीति, ठीक है। अब जब द्वितीय विश्व हुआ था ना, तो समाज क्या था, तो पूरा मतलब विश्व जो था, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, ठीक है ना। तो अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो गुट थे। तो अमेरिका का जो नेतृत्व था वो अमेरिका कर रहा था और सोवियत संघ का रूस कर रहा था। सोवियत संघ रूस को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ नव स्वतंत्र देश थे जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता चाहते थे। बीच का रास्ता मतलब वो चाहते थे कि अगर वो सोच रहे थे अगर वो अमेरिका के साथ जाते हैं तो सोवियत रूस संघ उनका दुश्मन बन जाता है, अगर वो सोवियत संघ के साथ जाते हैं तो अमेरिका उनका दुश्मन बन जाता है, और वो इन दोनों बड़े जो राष्ट्र थे इनकी दुश्मनी नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि वो चाहते थे कि इन दोनों से उनके मैत्री संबंध बने रहें, ठीक है, उनको दुश्मन ना बनाना पड़े और वो भी बच जाए, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने बीच का रास्ता आया। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता को सही माना और भारत ने ये नीति अपनाई। समझ में आया? तो इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने ना अमेरिका का साथ दिया उस टाइम पे, ना सोवियत संघ का साथ दिया, उसने दोनों का मित्र। आज की डेट में भारत को उसका फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका भी भारत को सपोर्ट करता है, सोवियत संघ भी, दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं। क्लियर हो गया बच्चे से? ये कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्षता की जो स्थापना थी वो 5 देशों को संस्थापक माना जाता है। गुट निरपेक्षता की स्थापना करने में 5 देशों को संस्थापक माना जाता है गुट निरपेक्षता की नीति का, ठीक है ना। वो कौन कौन है? पहला है भारत, जिसके जवाहरलाल नेहरू थे। यूगोस्लाविया, इसमें जोसेफ ब्रिज टिटो। मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया में सुकर्णो, और घाना में वामे अनकुरमा, ठीक है। और 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था, ठीक है।
और सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। जिसमें क्या प्रावधान रखा गया था इस सम्मेलन में कि हर 3 साल बाद इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है गुट निरपेक्षता के क्षेत्र को विस्तृत करना, मतलब बढ़ाना, ताकि और देश सम्मिलित हो इस नीति को, और देश इसकी नीति का अनुसरण करें, ठीक है ना, और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपने क्या सीखा, ये वो कुछ की पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इनको रीडिंग कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस बार कोरोना का टाइम है तो आपको बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही होंगी, है ना, तो इसलिए भी मैं थोड़ा बुक से आपको दिखा देती हूँ, ताकि जिनके बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो भी पढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।